पुरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहला सवाल, जो एक बड़ा अलायंस हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किया जाए, इसके पीछे क्या पर्पस है? 20% की जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग पूरे दुनिया भर में हम हासिल करना चाहते हैं, वो किस तरह से होगी और भारत को, भारतीय कंपनियों को किस तरह से इसका फायदा मिलेगा, ये समझाएं सर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में मुझे शामिल किया। थैंक यू सर। आपने चाहा कि हम अपनी बात शुरू करें ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के जी, और इसकी क्या स्टेट ऑफ प्ले है। आपने 20% टारगेट जो है हमारा, उसके बाद की जी। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि बायोफ्यूल्स में हमारी दिलचस्पी, हमारा इंटरेस्ट बहुत वर्ष से है। मुझे याद है जब मैं ब्राज़ील में राजदूत था, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से, जनवरी में मैं वहाँ गया था। उस समय की जो हमारी दिल्ली में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, उस समय जो कृषि मंत्री थे शरद पवार जी, वो भी ब्राज़ील आए थे उससे थोड़ा पहले, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, इन्होंने निर्णय लिया था कि हमारे 10 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज में हम कोशिश करें कि 5% जो पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो। हमने कोशिश की 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग, सारे देश में नहीं, कुछ 10 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में। पर हुआ क्या कि 2014 तक जब हम पहुंचे तो हमारी कंट्री वाइड ब्लेंडिंग जो थी वो सिर्फ 1.5% तक हम पहुंचे थे। और हम व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए, हम पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल केवल 38 करोड़ लीटर उस समय बनाते थे, जो प्रोक्योर करते थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब दायित्व संभाला, मैं बात करता हूं मई 2014 की, उस समय साहब ने 8 साल का एक टारगेट बनाया कि 8 साल में, एक ही नवंबर 2022 तक हम 10% देश भर में जो हमारा पेट्रोल होगा उसमें बायोफ्यूल या एथेनॉल की ब्लेंडिंग करें हम। तो ये टारगेट था 10% का, और ये टारगेट मोदी जी की सरकार ने टारगेट डेट से 5 महीने पहले ही अचीव कर लिया। उसके बाद जब लगा कि ये 10% ब्लेंडिंग का टारगेट मीट होने वाला है, तो जो 20% का टारगेट था अगले 8 साल वाला, 2022 से लेके 8 साल मीन्स 2030, उसको हम आगे ले आए, 2025 तक ले आए। और आज बहुत खुशी है, बहुत गर्व है, मैं आपसे ये बता सकता हूं आपको जी कि हम इस समय 12% ब्लेंडिंग कर रहे हैं। 38 करोड़ लीटर पे हमने शुरू किया था, आज हमारे पास 562 करोड़, जी 562 करोड़ ऑलरेडी एथेनॉल हम प्रोक्योर करते हैं। उसके साथ आप जोड़ दीजिए 100 करोड़ बायोडीजल, 100 करोड़ लीटर, जी करोड़ लीटर बायोडीजल, 562 करोड़ लीटर्स ऑफ एथेनॉल, 100 करोड़ लीटर्स ऑफ बायो डीजल। जी। और हमारा जो टारगेट है 20% ब्लेंडिंग का, वो है, उसके लिए हमें चाहिए होगी 1000 करोड़ लीटर। राइट सर। और मैं आपको बताता हूं, सिर्फ हमने वो टारगेट डेट है 5 साल आगे नहीं लाए, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हम 2025 के एंड तक कर देंगे। अप्रैल इस वर्ष निर्णय लिया गया कि हम 20% ब्लेंडेड फ्यूल, जिसको E20 कहते हैं, जी, हम देश भर में उसको अभी से शुरू करेंगे। शुरू किया था, आज की डेट में मैं आपको बता सकता हूं 5000 से अधिक पेट्रोल पंप हैं जहां E20 ब्लेंडेड फ्यूल आज अवेलेबल है और इस्तेमाल किया जा रहा है। जी मंत्री जी, एक और बड़ा डेवलपमेंट ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस से, जी 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 प्लीज आप ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में सिर्फ भारत में ही नहीं, बायोफ्यूल्स की, एनर्जी ट्रांजिशन की, एंटी पोल्यूशन, क्लाइमेट फ्रेंडली इश्यूज पर तरक्की दुनिया भर में होगी। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हम वर्चुअल मोड में ये बायोफ्यूल्स अलायंस को बहुत जल्दी ऑपरेशनलाइज कर देंगे। इस समय 19 देश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी ऑलरेडी शामिल हैं।
G20 में एक और बड़ी घोषणा जो हुई है वो भारत से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोपियन यूनियन तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हुई। बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, विशेषकर यहाँ से लेकर यूरोप तक के लिए। ये बताएं सर, ऑयल एंड गैस सेक्टर को इस बड़े प्रोजेक्ट का फायदा कब और कैसे मिल सकता है? थैंक यू। सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर को फायदा ही नहीं होगा इस कनेक्टिविटी से, मैंने समझा सब सेक्टर्स को होगा। ऑयल एंड गैस में तो बिल्कुल क्लियर है। अगर आज की आप स्थिति देखें तो हम कच्चा तेल कहां से इंपोर्ट करते हैं? मिडिल ईस्ट से करते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो इसमें शामिल होगी कॉरिडोर में, उस वहां से करते हैं, सऊदी अरेबिया से करते हैं, इराक से करते हैं, कुवैत से करते हैं। तो वो तो ऑलरेडी है, पर हम इन देशों को चीजें भेजते भी तो हैं। हम गैस भी इंपोर्ट करते हैं। अगर हमारी पोर्ट्स में, हमारी शिपिंग लाइंस में और कोऑर्डिनेशन होगी और सीमलेस रोड ट्रैवल हो सकेगा, हम रेलवे की लाइन लगा पाएंगे वहां पे, और ये एशिया से, इंडिया से कॉरिडोर मिडिल ईस्ट के जाने से यूरोप पहुंचेगा, तो इसमें इंटरनेशनल ट्रेड को बड़ा फायदा होगा। अभी जो लॉजिस्टिक्स है वो तो उसमें तो फायदा होगा ही, पर इसमें आप ज्यादा ट्रेड कर पाएंगे। आप इसमें अब देखिए, सड़क बनाने में, रेलवे बनाने में आप फाइबर ऑप्टिक केबल ले कर सकते हैं। अभी तो वर्ल्ड इज लिमिट। तो आप अगले 10-15 साल में पर्सपेक्टिव प्लान क्या बनाएंगे, किस किस्म की कनेक्टिविटी हुई, तभी तो इस अनाउंसमेंट को इतनी वार्मली वेलकम किया गया है सब जगह। आपका पूरा फोकस ग्रीन एनर्जी पर है। इवन G20 में भी क्लीन एनर्जी और एनर्जी ट्रांसमिशन पर काफ़ी बात हुई है। भारत में ग्रीन एनर्जी की तरफ किस तरह से बढ़ा जाएगा, किस तरह के विदेशी या फिर हमारे अपने निवेश की जरूरत होगी आगे, इसको लेकर आपकी मिनिस्ट्री के क्या प्लान है सर? भाई साहब, आपने जो सवाल पूछा एकदम सेंट्रल क्वेश्चन है। जी सर। गैस को जो हम एनर्जी मिक्स में 6% मिक्स से लेके 15% तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि गैस एक क्लीन फ्यूल है, एक ट्रांजिशनिंग फ्यूल है। उसके लिए $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, और हमारे यहाँ वो आ रही है 6% से 15% ले जाने के लिए। बायोफ्यूल्स की आपने बात की, हम 1.5% से लेके उसको 20% तक ले जाएंगे। 20% तक अगर हम ले जाएंगे तो इसमें कितनी फॉरेन एक्सचेंज सेविंग होगी और कितनी ग्रीन एनर्जी उसमें यूज होगी। एथेनॉल जो शुगर केन से बनी, मक्के से बनी, पराली से बनी, बंबू से बनी, ब्रोकन फूड ग्रेन से बनी, कंप्रेस बायोगैस यूज होगी। और मान लीजिए अगर हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो हवाई जहाजों में पड़ता है, 1% का नियम बनाए, 1% मिक्सिंग का नियम बनाए, तो हमारे 5 लाख हमारे फार्मर्स को बेनिफिट होता है। अगर हम 5% का नियम बनाए तो 70 लाख फार्मर्स को बेनिफिट होता है। तो ऐसे में आपको उदाहरण दे सकता हूं, जो 9 साल में हमने ब्लेंडिंग की 10% तक पहुंचने के लिए, उससे हमें 73,000 करोड़ इंपोर्ट बिल कम हुआ। उसमें हमने 76,000 करोड़ अपने फार्मर भाइयों को दी। इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन जो फ्यूल ऑफ द फ्यूचर है, तो मैं समझता हूं आने वाले समय में एनर्जी कंजम्पशन भारत में बढ़ेगी, फॉसल फ्यूल पे डिपेंडेंस स्लोली कम होगी, बायोफ्यूल्स बढ़ेंगी, और अल्टीमेटली ग्रीन हाइड्रोजन जो है 2030 के बाद वो फ्यूल ऑफ द फ्यूचर बनेगा, और अल्टीमेटली ग्रीन हाइड्रोजन और एथेनॉल रहेंगे। और मैं चाहूंगा कि कोई समय आए, कम से कम आप, यू आर यंगर, आपके जिंदगी में जब फॉसल फ्यूल के यूसेज बिल्कुल ही बंद हो जाए, एंड मच बिफोर वी रीच द नेट जीरो इन 2070। बिल्कुल मंत्री जी, मैं यही एक इसी पर एक आगे सवाल जो मेरा बनता है, क्या ऐसा वक्त आएगा जब हमें किसी तरह की एनर्जी इंपोर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े, चाहे वो कच्चा तेल हो, कोई और हो, हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं? इसके लिए कितना वक्त लग सकता है हिंदुस्तान को? मैं समझता हूं कि देखिए, जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं, अमृतकाल तक 2047 तक बड़े आराम से हम इंपोर्ट करने की जगह, हमें देखिए हम एनर्जी एक्सपोर्ट भी करते हैं। जी जी। देखिए, आप इस सिर्फ हम इंपोर्ट नहीं करते हैं। हमारी इस समय 252 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की रिफाइनिंग कैपेसिटी, इसको हम 400 पे ले जा रहे हैं, पर बहुत हम एक्सपोर्ट भी करते हैं एनर्जी। पर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल हम सेल्फ सफिशिएंट आ जाएं, इंपोर्ट बिल्कुल ना करना पड़े, तो मैं समझता हूं आज हम 2023 में बात कर रहे हैं, अगले अमृतकाल तक हम प्योर एनर्जी, ऊर्जा, आत्मनिर्भरता की स्थिति में जरूर होंगे।
सर अपने आप में बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि देखिए 25 साल में जिस तरह की ग्रोथ देश की है, इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है, और उसको देखते हुए भी अगर हम 20 से 25 साल में अगर हम आत्मनिर्भर हो जाएं तो ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। एक और बात जिस पर चाहे वो एक आम जनता हो, चाहे हमारे मार्केट के लोग हों, इन्वेस्टर्स हों, वो ये जानना चाहते हैं, कच्चे तेल के दाम फिर से बढ़कर $90 के आसपास आ गए हैं क्रूड के। पेट्रोल डीजल के दाम स्टैटिक है, लोग उम्मीद करें कि अब सरकार जल्दी से या तो एक्साइज ड्यूटी वगैरह कुछ कम करे, टैक्सेस कम करे, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम घटे। क्या कोई ऐसा इरादा है नियर फ्यूचर में सर? भाई साहब, कच्चे तेल के दाम जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज पर डिपेंड करते हैं जी, और जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज बड़ी वाली हैं, ओपेक प्लस जिसको कहा जाता है, उन्होंने इस समय वॉलंटरी प्रोडक्शन कट्स लगाए हुए हैं और वो चलाना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि दाम बढ़े। मैं समझता हूं कि इसमें समस्या ये है कि अगर ज़्यादा बढ़ गए दाम तो जो इकोनॉमिक रिकवरी है विश्व भर में, उस पर रुकावट आएगी और उसमें हमें बैकलैश मिलेगा। और ऑन द अदर हैंड हम चाहते हैं कि ये जो दाम है ये 70-75 पे आ जाए। मैं तो चाहता हूँ और भी सस्ते हो जाए कच्चा तेल, पर इसमें हमारे पास जो हथियार हैं वो यही हैं। हमने पिछले 2 साल में जब कच्चे तेल के दाम बहुत बढ़ गए थे, $19.56 से लेके $128 तक कच्चे तेल पर बैरल चला गया था, हमने उस समय भी पिछले 2 साल में अपने दाम जो है पेट्रोल और डीजल के 5% कम किया और डीजल के कोई 0.2% किया। दुनिया भर में कहीं 40% दाम बढ़ा, कहीं 80% बढ़ा, कुछ देशों में तो उससे भी ज्यादा बढ़ा। तो हमने होने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हम जो लगाते हैं उसको 2 बार, नवंबर 2021 में और मई 2022 में, उसमें कटौती की और 16 और 13 रुपए पेट्रोल और डीजल का दाम कम हो गया। इसलिए आने वाले समय में भी हम तो प्रार्थना ये करते हैं कि प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ज्यादा रिलीज करें, नहीं तो हम बाकी जगह से इंपोर्ट करेंगे, जहां से हमें सस्ता मिलेगा वो करेंगे। पर हमारी कोशिश यही रहेगी कि दाम कम ही रहे। बिल्कुल। देखिए सस्ता कच्चा तेल मिल जाए सर, उसका तो कहना ही क्या, पूरे देश के लिए अच्छा है कि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो, हमें कम पैसे देने पड़े। लेकिन जहां तक आम कंज्यूमर कस्टमर का सवाल है, आम जनता का सवाल है, तेल कंपनियां भी पिछले साल भर से दाम घटाए नहीं है, अब तो अंडर रिकवरीज भी नहीं रही, मुनाफे में है। क्या ज़रूरत नहीं है तेल कंपनियों को कि अब थोड़ा दाम कम करें ताकि राहत मिल सके? अगर सरकार टैक्स नहीं घटाना चाहती, एक्साइज नहीं घटाना चाहती और महंगा कच्चा तेल मिल रहा है, तो फिर सर थोड़ा प्रॉफिट वो कम कर लें। आपका मैं जो सवाल में कुछ थोड़ी सी फैक्ट्स में मैं जी करेक्शन लाना जी चाहूंगा। जी बताएं सर, जरूर। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, एज गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, इन्होंने बहुत नुकसान उठाया। पहले गैस का इन्होंने 28,000 करोड़ इनका नुकसान हुआ, हमने उनको 22,000 करोड़ दिया। और पेट्रोल और डीजल में भी इन्होंने कोई 30,000 करोड़ इनका नुकसान था। ये कहना कि इन्होंने बहुत मुनाफा कमाया, पिछले दो क्वार्टर ठीक थे, एक क्वार्टर ठीक था, अभी दूसरे क्वार्टर में है। अप्रैल मई जून के क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट थे। जुलाई अगस्त का, सितंबर का पता लगेगा, अभी तो जुलाई अगस्त ही पता लगा। अगर ठीक हुआ तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते देखेंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति आपकी शुभकामनाएं से दाम कम हो तो हम उनको भी इनकरेज करेंगे। पर इस समय तो लगता है कि हमें ज्यादा चिंता है कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। ये सर हम तो हर रोज बाकी बीजेपी रूल स्टेट्स ने तो वैट भी कम किया। इस समय तो नॉन बीजेपी रूल स्टेट जो है, वेस्ट बंगाल जैसी, वो 11 रुपए पर लीटर तेल ज्यादा महंगा बेच रही है पेट्रोल। और आप अपनी गाड़ी में 1 लीटर थोड़ा दिलवाते हैं, बड़ी गाड़ी होगी आपकी तो 40 लीटर दिलवाते हैं। तो देखिए वो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स को वैट कम करना होगा पहले। हम तो सर रोज सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम यही उम्मीद करते हैं, एक हमें डाउ हरे निशान में दिखे अमेरिका के बाजार, दूसरा हमें कच्चा तेल नीचे दिखे, ताकि हम तो जानते हैं कि हर रोज $1 कच्चा तेल बढ़ने का मतलब है कि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। आपकी सरकार पिछले 9-10 सालों से बड़े बोल्ड डिसीजन लेने के लिए जानी जाती है, मानी जाती है। अब जाहिर सी बात आप कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का मुद्दा जीएसटी काउंसिल का, लेकिन सर आप मंत्री हैं, इस मिनिस्ट्री के हैं, आपकी राय बहुत अहम रखती है। क्यों ना एक बड़ा और बोल्ड फैसला करके इन्हें जीएसटी के दायरे में लाया जाए?
भाई साहब, आपके कहने से कि मेरी राय में कुछ दम है, मैं समझता हूं मैं लाइन मिनिस्टर जरूर हूं, पर ये जो निर्णय लेने का कि प्रिविलेज है, ये वित्त मंत्रालय, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सेंटर में, और जो स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, जो जीएसटी काउंसिल के मेंबर है, उनके पास है। और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, कुछ महीने पहले केरला हाईकोर्ट ने ये निर्णय लिया था कि ये विषय जो है ये जीएसटी काउंसिल की एजेंडा में आना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो तैयार थी, हमने वो जो शायद लखनऊ में या इलाहाबाद में कहीं काउंसिल मीटिंग, लखनऊ में काउंसिल मीटिंग हुई थी, वहाँ पे एजेंडा पे भी लगाया, और जैसे हमें एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये ऐसी एरिया है, ये पेट्रोल और डीजल दारू के अलावा जिसमें जो राज्य हमारे उनकी मैक्सिमम रेवेन्यू यहाँ से आती है, वो नहीं माने। तो मैं आपके माध्यम से अपने मित्रों से ये बताना चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार तो फिर भी मान जाएगी इसको जीएसटी में लाने में, पर आप अपना मार्जिन ऑफ परसुएशन यूज करें हमारे राज्य सरकारों पे। अगर उनके वित्त मंत्री मान जाते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारी तरफ से जरूर ये मांग वहाँ पर भी रखेंगे। एक और सवाल, आपके मंत्रालय के अधीन ही आने वाली एक बड़ी दिग्गज ब्लू चिप कंपनी से लेकर है बीपीसीएल, इसके डाइवेस्टमेंट की बड़ी लंबी चर्चाएं हुई थी, लेकिन अब थोड़ा सा मामला ठंडा, आजकल कुछ सुनने में नहीं मिलता। बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट करने को सरकार तत्पर है या अभी ज़रूरत नहीं है, टैक्स कलेक्शन इतना है, पैसे इतने आ रहे हैं, जब ज़रूरत होगी तब देखा जाए, क्या स्टेटस है सर? नहीं, आपके मैं सवाल का बड़ा शॉर्ट आंसर देता हूँ। बीपीसीएल की जो डिसइन्वेस्टमेंट इस समय एजेंडा पे नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, बीपीसीएल हमारी एक बहुत सफल कंपनी है, इट्स डूइंग वेरी वेल। व्हाई वुड यू वांट टू डाइवेस्ट ए सक्सेसफुल कंपनी? ये तो जो चीजें एंटिटीज नहीं चलती और सरकार नहीं चला पाती, जैसे एयर इंडिया का किया था, तो वहाँ क्योंकि एयर इंडिया में हर साल हमें 8,000 करोड़ कर्जा लेना जाना पड़ता था निर्मला जी के पास। बीपीसीएल तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसमें हम अपनी एक क्राउन ज्यूल को क्यों डिसइन्वेस्ट करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। एक हमने स्टडी की है सर, आपका एक और मंत्रालय जो है हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स, उस पर मैं एक सवाल लेना चाहता हूँ। 2047 तक हमें 25 करोड़ घरों की जरूरत पड़ेगी। आपने एक बहुत बढ़िया एक स्कीम निकाली है अफोर्डेबल हाउसिंग की। हम ये जानना चाहते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर अगले कुछ सालों में सरकार का किस तरह का फोकस है, कितना आप वहां पर इंसेंटिव्स देना चाहते हैं, और जो सबको घर मिलना चाहिए अमृतकाल तक ये हो पाए, इसके लिए क्या प्रयास है आपके? भाई साहब, ऐसा है, अभी हमारी जो योजनाएं हैं वो सब अफोर्डेबल हाउसिंग को इंकरेज करती हैं जी, पर आप सरकार की योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको देखिए, एक तरफ 4 करोड़ आवास सैंक्शन हो गए हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मिला के, बाकी प्राइवेट सेक्टर भी अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहा है। और अभी हमारे 4 वर्टिकल्स थे, अभी ये स्कीम तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है 4 करोड़ वाली, बाकी प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा। और हम एक और क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जिसपे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका ऐलान किया अभी रेड फोर्ट में, जब उन्होंने बात की 2 करोड़ हमारी दीदी लखपति भी बन जाएंगी। थोड़ी देर का समय दीजिए, इसके डिटेल्स आपके सामने हम ले आएंगे। सर, आखिरी सवाल, आपने कहा 2047 की बात की, अमृतकाल की बात की, आप हम सब लोग 2047 तक भारत को एक कंप्लीट डेवलप नेशन के तौर पर देखना चाहते हैं, विकसित देश, विकासशील नहीं विकसित देश। आपकी दोनों ही मिनिस्ट्री का क्या योगदान होगा? देखिए, मेरा तो मानना यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संकल्प के 2047 तक हम विकसित देश होंगे, उससे पहले ही हो जाएगा। ये दोनों मंत्रालय जो हैं, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बोथ आर क्रिटिकल टू आवर ट्रांजिशन टू अ डेवलप्ड कंट्री। देखिए, मैं क्यों कहता हूं, आप मान के चलिए एनर्जी और चाहिए होगी, जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी। आज आपका जीडीपी है करीबन $4 ट्रिलियन या उससे थोड़ा कम। आप 2047 से बहुत पहले, बाकी जो रेटिंग एजेंसीज हैं, थिंक टैंक्स, वो कह रहे हैं आपका जो जीडीपी है वो $26 ट्रिलियन होगा, जो आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी? ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए होगी। हम तो चाहेंगे उस समय तक सिर्फ ग्रीन एनर्जी हो और ये जो फॉसिल फ्यूल की यूसेज है वो बंद हो जाए। जहाँ पे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उसमें आप देखिए
हम अर्बन ट्रांसपोर्ट को ले लीजिए, इस समय हमारे पास जो हमारा मेट्रो सिस्टम है तेजी से बढ़ रहा है और 2047 के अगले 4 साल के अंदर अंदर 3 साल के अंदर अंदर हम दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट हमारा मेट्रो सिस्टम होगा। हमारी सिटी सब रीबिल्ट हो रही हैं। अभी वो एक मैकेंजी की स्टडी थी कुछ साल पहले की हर साल हम 700 से 900 मिलियन स्क्वायर मीटर अर्बन स्पेस बना रहे हैं, यानी कि एक शिकागो नया हर साल बना रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ऐसे स्टैटिस्टिक्स है। सो दोनों मंत्रालय और बाकी केंद्र सरकार के जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं सबका रोल होगा भारत को अभी डेवलपिंग कंट्रीज से ले जाके एक विकसित देश का स्टेटस दिलवाने में। तब तक उम्मीद करते हैं कि जैसा आप कह रहे हैं हमें इंतज़ार 2047 तक ना करना पड़े, ये हमारे अचीवमेंट बहुत जल्दी आते हुए नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक बार फिर से G20 के बेहद सफल आयोजन के लिए आपको और आपके सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। एक भारत का नाम काफ़ी ऊंचा हुआ है पूरी दुनिया में जिस तरह का ये सफल आयोजन हुआ है, और आपकी मिनिस्ट्रीज़ का भी काफ़ी बड़ा योगदान उसमें रहा है। आज हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।